तो आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। देखिए, ओम्स लॉ का कहना है कि जो भी कंडक्टर अगर कोई भी होता है तो उसके अक्रॉस जितना भी करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना वोल्टेज आपने उसके अक्रॉस मेंटेन करके रखा है। यानी कि अगर कोई कंडक्टर है, मान लें कि ये एक कंडक्टर है, तो इसके अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पर जितना भी आपने वोल्टेज अप्लाई करके रखा है। यानी कि मान लें कि आपने एक वोल्टेज मेंटेन किया इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V, तो यहाँ से करंट आपका फ्लो करना शुरू करेगा। तो ये जो V कहा जा रहा है वो प्रोपोर्शनल होता है जो करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट के अंदर उसके, यानी कि जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर इंक्रीज होगा उस सर्किट में या उस कंडक्टर के अक्रॉस। तो V प्रोपोर्शनल होगा I के। अगर V को 2 वोल्ट करते हैं तो करंट भी उसी रेशियो में 2 टाइम्स इंक्रीज करेगा। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। देखिए, ये जो R है ये एक कांस्टेंट है। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट देते हैं, तो वो कांस्टेंट है R, जिसको कि कहा जाता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। और इसका जो यूनिट है वो है ओम। तो हम इसको इस सिंबल से, ओम यानी ओमेगा के सिंबल से हम इसको यहां पर डिनोट करते हैं। तो जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V, और ये R इधर आएगा तो ये डिवाइड में जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम R रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं V अपॉन I। तो इस तरह से हम ओम्स लॉ को यहाँ पर शो कर सकते हैं। और मैथमेटिकली अगर हमें ओम्स लॉ को दिखाना तो V इज इक्वल टू आई आर के थ्रू हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस क्या है। देखिए, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसके क्रॉस उसको रेजिस्ट करता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का उसको हम न्यूमेरिकली देते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई से इसको हम डिनोट करते हैं। जैसा हमने अभी यहाँ पे देखिए डिनोट किया था R इज इक्वल टू वी आई। तो ये सिंपल जो हमारा ओम्स लॉ जो आया V इज इक्वल टू आई आर, उसी से हम इसको रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जिसमें कि है लेंथ, कंडक्टर की क्या लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, किस मटेरियल का बना हुआ है यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है। तो इन सारी चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस है, अगर किसी यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर की बात की जाए तो वहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी कि जैसे कोई मेटालिक कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। यानी कि लेंथ जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा, यानी कि उतना ज़्यादा ये करंट को अपोज करेगा। उसी तरह से R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। यानी कि जो भी कंडक्टर है, मान लिया कि इस तरह का कंडक्टर है कोई, तो उसका जो एरिया होगा, कुछ तो एरिया होगा उसका, तो उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर इसको 2 टाइम्स करते हैं, रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स अगर कर देते हैं तो एरिया जो होगा वो हाफ हो जाएगा। इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 टाइम्स करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में भी ये आपका 1/4 हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतनी ही अमाउंट में आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो आपका डिक्रीज करेगा। तो R को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने क्या दिखाया यहाँ पर R प्रोपोर्शनल है L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल है L बाई A के। तो अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यानी कि एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट क्या होगा, उसको हम इस साइन से, इसको कहते हैं रो, RHO, रो से डिनोट करते हैं। तो रो L बाई A, ये जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है वो है रो। रेजिस्टिविटी जो होती है कंडक्टर की वो काफी लो होती है, और अगर इंसुलेटर की बात की जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो काफी हाई होती है। तो इसके लो और हाई होने का क्या कारण है, देखिए कहा यहां पर लिखा हुआ है कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है। रेजिस्टिविटी लो होने का मतलब कि वो उतना कम अपोज करेगा करंट को, यानी करंट इजीली फ्लो करेगा। तो कंडक्टर के बारे में तो हम जान रहे हैं, कंडक्टर जो होते हैं वो करंट को इजीली पास करने देते हैं उसके अक्रॉस। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि यहां पर जो रेजिस्टिविटी होगी वो लो होगी, यानी कि वो कम करेगा अपोज करंट के फ्लो होने में। इसी के अलावा इंसुलेटर जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये बैड कंडक्टर होता है, तो यानी करंट को ये
ईजिली पास करने नहीं देगा, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, यानी कि ये ज़्यादा अपोज करेगा करंट को फ्लो करने में। तो इस तरह से जो रेजिस्टिविटी है वो आपकी हाई और लो होती है कंडक्टर और इंसुलेटर के केस में। इसके अलावा जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, और वो उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे एलॉयज जो हैं उनकी रेजिस्टिविटी काफ़ी हाइयर होती है, और ये हाइयर होती है मेटल से भी। तो यहां पर इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बनाने के लिए, लाइक आयरन टोस्टर्स। इसके अलावा जो हमारे घर में जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें भी हम यूज करते हैं टंगस्टन का, जो कि एज ए फिलामेंट वहां पर यूज होता है। इसके अलावा कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में। तो यहां पर रेजिस्टिविटी जो है सबसे कम रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर की, उससे थोड़ी ज्यादा एलॉयज की, और जो सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है वो होती है इंसुलेटर की। यानी कि इंसुलेटर सबसे ज्यादा करंट को फ्लो करने में अपोज करेगा, और सबसे कम जो अपोजिशन है वो कंडक्टर के द्वारा किया जाएगा। यानी कि कंडक्टर में करंट काफी इजीली फ्लो करेगा, जबकि इंसुलेटर में करंट बिल्कुल ही फ्लो नहीं करता है। अब कुछ सिंबल हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के, वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिकल सेल है उसको डिनोट करते हैं इस दो लाइन से, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव टर्मिनल। उसी तरह इलेक्ट्रिकल बैटरी यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं यहाँ पर, तो उसको भी इस तरह से करते हैं। बल्ब को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये प्लग की या ओपन स्विच कह सकते हैं, यानी कि स्विच ओपन है। अगर ये डॉट है तो यानी कि स्विच क्लोज है। उसी तरह से दो अगर वायर को ज्वाइंट किया जा रहा है तो यहाँ पर इस तरह से इसको दिखाते हैं, यहाँ पर एक ज्वाइंट का निशान दे देते हैं। और ये वाली जो दो वायर है तो इसमें अगर इस तरह का साइन है, जो यहाँ पर से बीच में हाफ सर्कल है, तो अगर इस तरह का साइन है तो यानी कि जो वायर है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। ये साइन है रजिस्टर का। और अगर सिंपल अगर कट करके जाएगा, जैसे यहाँ पर ज्वाइंट है, तो ये अगर आगे बढ़ जाता है तो इसको कहेंगे कि वो उसको क्रॉस कर रहा है वायर। यहाँ पर रियोस्टेट है, यानी कि वेरिएबल रेसिस्टर भी इसको बोलते हैं। यानी कि अगर हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू कहीं पे कम ज़्यादा करनी है तो हम इसको वैरी कर सकते हैं। यानी कि ये वाला की जो लगा हुआ है इसको उठा के आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसके थ्रू हम जितना डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है, करंट है, उसको मेंटेन कर सकते हैं सर्किट के क्रॉस। ये अमीटर की साइन है जिसको ए से डिनोट करते हैं, और ये वोल्ट मीटर है। तो ये थी आज की पूरी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।